What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो. सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगा मैं एक छोटे से डाउट के साथ में, जो कि कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन कौन से राज्य की बाउंड्री को टच करता है, और इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे भी और कई सारे बच्चों को और भी होगा, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. आखिर मैंने ये कैसे बताया कि हिमाचल प्रदेश जो आज की डेट में ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड को टच करता है. मैंने ये बोला कि उत्तर प्रदेश को ये बाउंड्री टच नहीं करती है. तो मैंने देखिए इसको बेसिकली मैप में तो आप लोगों को क्लियर नजर नहीं आता है कि टच कर रहा है नहीं कर रहा है. कई बार मैप में थोड़ा बहुत अगर टच करता है तो उसको आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं. पर लेकिन जब मैंने यहाँ पर विकिपीडिया पर पढ़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है. इनके द्वारा बोला गया कि जो आज की डेट में जो सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश, तो उसके बारे में तो बोला गया कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी को टच करता है. नॉर्थ साइड में जाओगे तो पंजाब को टच करते हैं, और इसी के साथ में वेस्ट साइड में जैसे बोला गया है कि वेस्ट साइड में पंजाब को टच करता है, नॉर्थ साइड में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को टच करता है. इसी के साथ में हरियाणा स्टेट के साउथ में टच करता है, साउथ वेस्ट में उत्तराखंड के साथ में टच करता है, कहां पर साउथ ईस्ट में, और तिब्बत के साथ में ईस्टर्न रीजन में. तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहीं पर भी मेंशन यहां पर नहीं है. ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद में मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया. मुझे लगा कि वैसे तो देखिए अगर आप लोग देखेंगे, अगर वो तो सबको पता रहता है कि हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य की बाउंड्री टच करता है. ठीक है, और वहां पर जब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली दे रखा है, उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने भी क्लियरली दे रखा है कि उत्तर प्रदेश किसको टच करता है. राजस्थान 1, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3, इसी के साथ में उत्तराखंड 4, बिहार 5, मध्य प्रदेश 6, झारखंड 7 और ये हो गया छत्तीसगढ़ 8. इसी के साथ में अगर बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में तो दिल्ली को भी टच करता है. ठीक है, तो यहां पर क्लियर दे रखा है. पर लेकिन जब मैंने हिमाचल प्रदेश वाले में पढ़ा तो वहां पर इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है. रीजन बस ये कि बहुत छोटा सा पोर्शन वहां पर ये टच करता है. इसके साथ में तो हो सकता है शायद इनके द्वारा यहां पर इसको ये मेंशन करना जैसे तैसे भूल गए हो, तो यहां पर इनके द्वारा इसको मेंशन नहीं किया गया है. तो मैंने कल जब यहां पर पढ़ा स्टार्टिंग में तो फिर मैंने वही बात आप लोगों को बताई. तो विकिपीडिया ने यहां पर थोड़ी सी गलती कर रखी है, कोई नहीं, पर आप लोगों के माइंड में यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर इसके साथ में टच करता है. तो एक तो ये वाला पोर्शन जो कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन में डालता है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश को टच करता है. टोटल 5 राज्य हिमाचल प्रदेश को टच करते थे. आज की डेट में अगर बात करेंगे तो इसको 4 राज्य टच करते हैं, क्योंकि यहां पर अब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. अब कौन टच करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड. ठीक है, पहले यहां पर जम्मू और कश्मीर भी टच किया करता था, अब यहां पर ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो राज्य नहीं है. ठीक है, एक तो ये माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है. दूसरी जो क्लैरिटी है वो है यहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर. जब यहां पर आप लोग तेलंगाना के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया. तो यहां पर उड़ीसा जो है वो तेलंगाना को टच नहीं करता है. ठीक है, तेलंगाना को टच नहीं करता है और उड़ीसा तेलंगाना को टच नहीं करता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ जो है यहां पर ये आंध्र प्रदेश को टच करता है. ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है. और जब ये 2014 में नया राज्य बनाया गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इसको भी आप लोगों को क्लियर करके चलना है. तो कम से कम अपनी कंट्री के मैप में जहां पर भी आप लोगों को कोई डाउट लगे उसको तुरंत क्लियर करके चलो. इसमें कम से कम आप लोगों को डाउट नहीं छोड़ना है. डाउट तो देखिए कहीं पर भी नहीं छोड़ना है लाइफ में, पर इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ना है. ठीक है, तो क्लियर करके आप लोगों को चलना है. चलिए एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं. यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यहां पर वो हमारी कंट्री में किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा जाकर. एक तो क्वेश्चन ये बनता है किस किस राज्य से गुजरती है. दूसरा एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है. तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के मैप बेस्ड, जो कि आप लोगों को मैप में जाकर देखना है. आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज है, क्विज को देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो बात की जा रही है यहां पर किस राज्य गवर्नमेंट के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया कि अगर कहीं थूका जाता है पब्लिक प्लेस में पान, तंबाकू, ये इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद में, तो 6 महीने की जेल और 200 रुपए फाइन हो सकता है. तो ये कौन सा राज्य है? हालांकि ये अभी जब नई गाइडलाइन जारी की गई है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी कुछ गाइडलाइन अभी जारी की गई है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए. एक टर्म आप लोगों को बतानी है, वो टर्म क्या है जिसमें बात की जाती है कि अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नीडेड, यानी कि जो डिजोल ऑक्सीजन की जो डिमांड है यहाँ पर खासकर यहाँ पर एरोबिक जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ब्रेकडाउन के लिए, खासकर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट के लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो जरूरत होती है, तो उसकी बात की जा रही है ऑक्सीजन की। तो यहां पर इस टर्म को क्या बोला जाता है, यह टर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये मैंने कल आप लोगों को बताई भी थी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अभी रिसेंटली कई सारे जो राइनोज होते हैं उनके सींग काटे गए, तो यहां पर किस राज्य में चीज देखने को मिली, आसाम के। तो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर इस तरीके के अटेम्प्ट किए गए, ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें बोला गया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो 3% के करीब लगभग कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, और इंडिया की जो यहां पर अब की बार जो जीडीपी रहने वाली है 1.9, और नेक्स्ट ईयर में बोला जा रहा है 7.4, और चाइना के बारे में बात करें तो 1.2, और नेक्स्ट ईयर के लिए बोला जा रहा है 9.2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन का आंसर भी हो गया आप लोग, यहाँ 2020 है तो यहाँ पर 2021 के लिए है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डिटेल गाइडलाइन अभी प्रेजेंट की गई है, अगर आप लोगों को यहाँ पर या तो जलाना है या फिर दफनाना है, ठीक है, तो उसके बारे में, तो दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से अलाउ किए गए हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी दोनों को अलाउ किया गया। तो कल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। एक पर्टिकुलर टर्म आप लोगों को बतानी है, ये यहां पर रिसेंटली अभी न्यूज में थी। अगर इनके स्लोगन की बात करें तो बात की जा रही है चढ़ती कला, ठीक है, जिसका मतलब है फॉरएवर इन हाई स्पीड, और दूसरा बोला जा रहा है यहां पर तैयार बार तैयार, यानी कि TIAR, तैयार नहीं, एक तरीके से तैयार रहना। ठीक है, तो स्टेट है ऑफ एवर, मतलब एक तरीके से हमेशा प्रिपेयर्डनेस की उसमें। तो किसका है ये स्लोगन, ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आंसर देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है बिहार गवर्नमेंट के बारे में, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर जो टर्म है ये है बायोलॉजिकल, ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जिसको BOD के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा थूकने के ऊपर यहां पर बात की जा रही है, जेल में डाला जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पर ये कैसी एक्टिविटी देखने को मिली कि जो सींग काटे जा रहे हैं की कोशिश की जा रही है कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते भी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तैयार किया था। इसी के साथ में यहां पर ये चाइना का मैंने आप लोगों को बता दिया, और इंडिया का भी बता दिया कितना कितना है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, तो दफना सकते हो या फिर आप लोग जला सकते हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो जलाना और दफनाना आप लोग दोनों काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात की जा रही है निहांग्स है, यहां पर ये अभी रिसेंटली जो केस सामने निकल कर आया कि एक पुलिस वाले का हाथ काटा गया, तो ये एक्टिविटी देखने को मिली यहां पर, तो इनके स्लोगन भी आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिए लेक्चर आप लोगों को कई बार लेट हो जाता है, जैसे कि कई बार तो कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, कई सारे ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। कई कुछ ऐसे हैं कि जिनको टाला नहीं जा सकता है, और कुछ ऐसा कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। पर लेकिन ये मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि लेक्चर लेट हो सकता है पर लेकिन लेक्चर रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस बात की मैंने आप लोगों की गारंटी दे रखी है। अगर किसी दिन ऐसा भी हो गया कि आज लेक्चर नहीं आएगा तो सारी चीजें नेक्स्ट डे कवर करूंगा, तो डाउट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है कि लेक्चर नहीं आएगा, कुछ ऐसा होगा। बाकी आप लोगों को पता ही है, जो मुझे लंबे समय से फॉलो करके चल रहे हैं, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग इस तरीके से कि हाँ चलो 2-4 दिन के लिए छुट्टी मार लेता हूं। ठीक है, आज तक भी ऐसा नहीं किया, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब तक देखा भी होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा लगता है, जैसे कई सारे बच्चों के मेल आ रहे थे कि सर क्या हो गया, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, काम आ जाती है, कई बार कई सारी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, गाँव में हूँ जैसे मान लीजिए, और भी कई सारी एक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता है जो गांव में रहते हैं कि किस तरीके की कंडीशन बनती है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें जैसे कि सब चीज़ें काम चल रही हैं, जैसे मान लो कुछ और काम करना है, खेतों में जाना है, फिर कुछ और घर का काम है, कुछ ऐसी एक्टिविटी पड़ जा रही है। ठीक है, बाहर दवाई लेने जाना पड़ गया, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ गई, कुछ और काम पड़ गया, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कुछ काम ऐसे पड़ जाते हैं कई बार, और कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करते रहा कीजिए, जब भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग लेक्चर उसी हिसाब से देख सकते हैं। मॉर्निंग वाला लेक्चर टाइम पे इसलिए आता है क्योंकि मॉर्निंग में कोई काम नहीं रहता है, उठने के बाद में सीधा लेक्चर ही बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में एक दिनचर्या स्टार्ट होती है, और यहां पे फिर सारी चीजें आप लोगों को पता है किस तरीके से एक्टिविटी फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से नहीं लेके चलना है कि लेक्चर नहीं आएगा, लेक्चर आएगा भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये जो न्यूज़ है काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में डायरेक्ट भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस न्यूज़ को मैं। बात की जा रही है FRBM के बारे में, इसको बोलते हैं फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि देश में जो एक तरीके से आमदनी अठन्नी और खर्च रुपये वाली अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक तरीके से वो कंट्रोल होनी चाहिए, और बजट को मैनेज करना है, आप लोगों को जनता के पैसे को वैसे ही बर्बाद नहीं करना है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। राज्य बोल रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी जो रेंज है आप लोग बढ़ाकर
बढ़ाकर 4% कर दीजिए। आखिर ये कैसे बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा यहां पर समझिए फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जिसको फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। एफआरबीएम एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था 2003 में। इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोगों को बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि आमदनी 98 है और खर्च रुपया है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि कमी आ गई पैसे में, यानी कि घर से आ रहे हैं 10,000 रुपए और खर्च कर दिए 12,000 रुपए। कहां से? 2,000 रुपए उधार लेकर खर्च कर दिए, तो डेफिसिट में चीजें चली जाती हैं। तो उसी तरीके से एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, वो खता इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी है और बजट को भी मैनेज करना है। तो इसके चलते ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारी कंट्री में बनाया जा सके और फालतू के खर्चे को खर्च एक तरीके से खत्म किया जा सके, उसके ऊपर फोकस दिया गया। मेन पर्पस जो था वो एलिमिनेट था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो चल रहा है उसको एलिमिनेट किया जा सके। और स्टार्टिंग में ये टारगेट रखा गया कि 3% अचीव करना है 2008 तक। 2003 में आया और 2008 तक बोला गया कि 3% अचीव करना है। पर लेकिन आप लोगों को पता है 2008 में क्या हुआ? 2008 में आ गया रिसेशन, इकोनॉमी जो थी वो सारी डाउन जाने लगी, उसके चलते प्रॉब्लम हो गई। तो फिर यहां पर कई सारी चीजें एक्टिविटी चलती हैं, तो उसके चलते जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने की कोशिश की गई। फिर आगे चलकर इसको सस्पेंड कर दिया गया कि 2009 में अब ये अचीव तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो उल्टी सीधी हो गई। फिर 2011 में ये प्रोसीजर जो था फिर से रिकवर करने की कोशिश की गई एफआरबीएम के प्रोविजन में। और एनके सिंह, ये वही एनके सिंह है जो आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन भी हैं। तो एनके सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई रिव्यू करने के लिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो उनके द्वारा जब ये कमेटी बनाई गई तो उनके द्वारा फिर यहां पर रिकमेंड किया गया, जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि आप लोगों को यहां पर 3.1 एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट लेकर आना है 2023 तक। पर लेकिन ये तब लेकर आना है अगर कोई अनफोर्सीन कंडीशन नहीं बनती है, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आता है, कोई महामारी नहीं आती है, अर्थक्वेक नहीं आता है, सुनामी नहीं आती है, किसी के साथ में लड़ाई नहीं होती है। और अब यहां पर क्या हो गया? कोविड-19 आ गया। तो एक तरीके से कोविड-19 के आने से यहां पर सारी प्रॉब्लम एक तरीके से और ज्यादा लार्ज स्केल पर बढ़ गई। तो अब जो राज्य बोल रहे हैं कि ये जो लिमिट है इसको बढ़ाकर 4% कर दीजिए, क्योंकि उनको पैसा उधार ले लेकर भी खर्च करना पड़ रहा है ताकि वो कोविड-19 की सिचुएशन के साथ में लड़ सकें। तो इसीलिए इस लिमिट को बढ़ाने की बात की जा रही है कि 4% तक बढ़ा दिया जाए। तो एक तो रिड्यूस करना है फिस्कल डेफिसिट और इंप्रूव करना है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को। तो उसके लिए यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था। पर लेकिन कोविड-19 की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अभी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्या कि इसको आसानी से अचीव किया जा सके। तो यही वो सारी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पर ये याद रखिएगा, इस एक्ट का जो सेक्शन 4 का पार्ट 2 है, यहां पर ये बात करते हैं यहां पर कि अगर कोई ऐसी नेशनल कैलेमिटी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, इंटरनेशनल लेवल पर से कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो उस टाइम पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो वही रिलैक्सेशन अभी यहां पर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो एफआरबीएम के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। एनके सिंह इंपॉर्टेंट है यहां पर, और एनके सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। तो फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री में ये आर्टिकल 280 के बारे में याद रखिएगा, जो कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का शेयर होता है वो यहां पर इन्हीं की रिकमेंडेशन पर यहां पर किया जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहने वाला है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। ये भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं वैसे, तो रिवीजन कर लीजिए। आगे चलता हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसके बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पॉलिटी में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। अगर किसी पर्सनैलिटी को कोई मिनिस्टर बनाना है या फिर आप लोग चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम वो 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सनैलिटी को या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात की जा रही है स्टेट के लेवल पर। अगर सेंटर के लेवल पर बात करें तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में कहीं पर भी उसको कोई ना कोई सीट लेनी है, अगर वो कंटिन्यूस पोस्ट को रखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनका नाम यहां पर एमएलसी के लिए यहां पर जो अभी यहां पर इनका नाम दिया गया गवर्नर कोटे के अंदर। तो यानी कि अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं पहुंचते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके द्वारा जो ओथ ली गई थी वो 28 नवंबर को ओथ ली गई थी और यहां पर 2019 में, ठीक है। तो इस दिन ये चीफ मिनिस्टर बने थे 28 नवंबर 2019, और यहां पर इसी दिन यहां पर इस टाइम से कंपेयर करेंगे तो 28 मई तक 6 महीने इनके पूरे होने वाले हैं। तो उससे पहले पहले इनको यहां पर एंटर करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव, ये या तो आप लोगों को एमएलए बनना पड़ेगा या फिर मतलब एक तरीके से तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको एंट्री कराने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी के लिए इनका नॉमिनेशन यहां पर किया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्शन होने वाले थे पर लेकिन इलेक्शन यहां पर अभी कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं,
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। पर लेकिन हमारा संविधान जो है वो संविधान ये कहता है आर्टिकल 164 का पार्ट 4 कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई मिनिस्टर है तो यहां पर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के अंदर अगर वो यहां पर लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है तो उसका मेंबर अगर वो नहीं बन पाता है, एक्सपायर हो जाता है टाइम ड्यूरेशन, तो फिर उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर ये होना पड़ेगी रिजिग्नेशन देकर फिर से अपनी पोस्ट पर बैठे। ठीक है, तो एक ये कंडीशन है, या फिर एक देखिए क्या अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। तो ये आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखेगा 164 का पार्ट 4। तो आर्टिकल 164 तो याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट, जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन, तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इंगेज रखा जा सके और इसी के साथ में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जा सके। तो यहां पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है देखो अपना देश। तो देखो अपना देश यहां पर जो प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है? टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो वेबिनार है यहां पर ये अप्रैल 14 से यहां पर ये स्टार्ट है, लॉन्च किया गया देखो अपना देश। तो इंफॉर्मेशन है जो मैनी डेस्टिनेशन कंट्री में इन डेप्थ यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी इनक्रेडिबल इंडिया अपनी हेरिटेज कल्चर के बारे में। तो फर्स्ट वेबिनार जो है यहां पर सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी, तो यहां पर ये लॉन्ग हिस्ट्री तो ये स्टार्ट किया गया था अभी यहां पर। इसी के साथ में ये जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर आप लोग जाकर देखते हैं तो इनक्रेडिबल इंडिया ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर जाकर या फिर जो मिनिस्ट्री की जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पर जाकर आप लोग इनको देख सकते हैं। सीरीज ऑफ वेबिनार है यहां पर, एक तरीके से ऑनलाइन आप लोग इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वेबिनार है वो आज यहां पर आप लोगों को देखने को मिला 11 से लेके 12 तक। ठीक है, तो ये अलग अलग ये जगह के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो वेबिनार था वो था यहां पर सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी, यानी कि दिल्ली के बारे में चीजें कई सारी यहां पर बताएगी। तो इस तरीके से अलग अलग सिटीज को यहां पर कवर किया जा रहा है। तो देखो अपना देश, ये यहां पर आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री को बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ठीक है, और इसी के नाम पर जो जीआई है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसका स्लोगन भी है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, तो इनक्रेडिबल जो इंडिया है उसके जो एक तरीके से यहां पर जो ट्रेजर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में ये स्लोगन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आप लोगों को पॉलिटी की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बात की जा रही है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम था अशोक देसाई। तो अशोक देसाई अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो 1942 से लेकर 2020 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। तो यहां पर ये हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके थे, एक सीनियर एडवोकेट थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है बीमारी की वजह से। तो यहां पर ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे दिसंबर में 1989 से लेके ये 1990 तक का दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 1989 से लेकर 1990 तक। इसी के साथ में ये अटॉर्नी जनरल रहे हमारी कंट्री के 1996 से लेकर 1998 तक। 2001 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। हमारी कंट्री के जो हाईएस्ट अवार्ड है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, सॉरी, ठीक है, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर आते हैं यहां पर देखिए नाम याद रख सकते हैं आप लोग, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। भारत रत्न हो गया, फिर हो गया यहां पर पद्म विभूषण, फिर हो गया पद्म भूषण और फिर हो गया पद्म श्री। तो इस तरीके से ये इनकी कैटेगरी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इनको पद्म भूषण मिला था, यानी कि ऊपर से तीसरे नंबर का और नीचे से दूसरे नंबर का ये अवार्ड आप लोग इसको बोल सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर जो हमारी कंट्री में चले हैं उसका ये पार्ट रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो इसका पार्ट रहे हैं। दूसरा यहां पर नर्मदा डैम जो काफी लंबा चला। इसी के साथ में इलीगल माइग्रेंट, इस जो डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट की बात की जा रही है आसाम में, जो एनआरसी अभी चल रहा था। विनीत नारायण केस के बारे में आप लोगों को बताइए। अच्छा, विनीत नारायण केस किससे रिलेटेड है, चलिए आप लोग बताइए। ये तो मैंने क्विज की फॉर्म में भी आप लोग कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर तो इसका भी पार्ट यहां पर ये रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं और प्राइमरी लॉयर आप लोग बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारी कंट्री का कोई केस चलता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर। किस आर्टिकल में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा जा चुका है, आर्टिकल 76, यानी कि 76 आर्टिकल के अंदर यहां पर यह बात की जाती है। इसी के साथ में एनी पर्सन जो क्वालिफाइड है यहां पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है इस पोस्ट पर। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट यहां पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है वो यहां पर किसी भी कोर्ट में, ऑल कोर्ट इन इंडिया जाकर यहां पर बैठ सकता है, यानी कि इसको राइट होता है यहां पर सुनने का, वहां पर जाकर बैठ सकते हैं। और प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, पर लेकिन यहां पर वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के पास में कोई भी
एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी नहीं है। इसकी एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है यहाँ पर जो लॉ मिनिस्टर है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर ये गवर्नमेंट का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इनके बारे में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कई सारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बैसाखी हो गया, बिहू हो गया, रोंगाली बिहू हो गया, या फिर यहाँ पर नाबा बरसा। तो इनके बारे में जान लेते हैं किस किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, किस किस नाम से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में रिलेटेड। तो ये 13 और 14 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे बैसाखी के बारे में बात करें तो इसको अलग अलग नाम से, तो इसको जैसे बैसाखी या फिर वैसाखी के नाम से भी जानते हैं, वैसाखी, ठीक है। अलग अलग स्पेलिंग भी बोली जाती है, VAISAKHI या VAISHAKHI, ठीक है, या फिर VASAKHI वैसाखी, ठीक है। तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जो कि पंजाब में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में ये फेस्टिवल है यहाँ पर एक तरीके से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि गेहूं कटाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन है खालसा पंथ बाई गुरु गोविंद सिंह, ये 1699, ठीक है, 1699 में, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू आप लोगों ने बिहू का नाम सुना होगा, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है थ्राइस ए ईयर, यानी कि साल में 3 बार। रोंगाली बिहू जो है ये बिगेस्ट यहाँ पर पॉपुलर फेस्टिवल आसाम के अंदर माना जाता है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लास्ट मंथ होता है आसामीज कैलेंडर के हिसाब से, अगर आप लोग उसको जानते हैं तो, ठीक है। तो इसी के साथ में एनुअली 14th, ये 13th और 14th को आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है पोलिया बोसाख, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए राज्य के नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये राज्य के नाम आप लोगों से पूछे जाएंगे, सामने कई सारे फेस्टिवल के नाम दे देंगे और फिर बोलेंगे कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है माइंड में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नाम बताता चल रहा हूँ राज्य के, इसलिए ताकि आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोलिया बोसाख, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ये बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट डे माना जाता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है महाबोसिवा संकृति, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो उड़ीसा वाले रीजन में नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये पुथांदू, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के एरिया में। नेक्स्ट यहाँ पर वेशु, इसको भी नॉर्मली अगर वेशु के बारे में बात करें तो केरला वाली साइड में देखने को मिलता है। ओनम जो है उसके साथ में आप लोगों को कंपेयर नहीं करना है, वो एक अलग है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है और ये अलग है, ठीक है। बिखोती, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जुरिस्थिला, ठीक है, ये है यहाँ पर कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार और नेपाल के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार और आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग रिवीजन कर सके, बाकी आप लोगों के पास में पीडीएफ रहेगी। बैसाखी इसको बोला जाएगा पंजाब हरियाणा ये पर्टिकुलर रीजन। रोंगाली बिहू आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये है यहाँ पर पोलिया बोसाख, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली जो बंगाल वाले रीजन में। ये है यहाँ पर महाबिसुवा। देखिए हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उसके लिए सॉरी पहले। तो थोड़ा सा आप लोग इनके राज्य के नाम जरूर याद रखिएगा। इसको उड़ीसा में बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पोथांडू, इसको बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर में। वेशु नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये यहाँ पर केरला के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात की जा रही है बिकोती, ये है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में। और जो स्थल ये यहाँ पर देखने को मिलता है आप लोगों को नेपाल और बिहार के अंदर में, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो और आप लोग किसी और नाम से इसको पुकारते हो किसी और तरीके से, तो आप लोग भी बता सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। बाकी आप लोग जिस जिस एरिया में हैं, जहां जहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग कई बार देखने को मिलती है जिनको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर बैंक। बीसी का नाम यहां पर सुना होगा, बीसी सखी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये वो होते हैं जिस एरिया में बैंक नहीं है, उस एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम यहां पर ये करते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो यहां पर अभी ये योजना थी जिसके तहत 500 रुपए प्रोवाइड कराने की बात की गई है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो उसमें यहां पर जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये काफी हेल्प प्रोवाइड यहां पर करा रहे हैं, जिनको बैंक सखी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये बैंक के बिहाफ में कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, ये सारी चीजें। और इनका कमीशन होता है जो कि यहां पर बैंक के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराने के चलते इनको यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी के साथ में यहां पर जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम है ये पार्ट है, जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और GIZ, ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है एक तरीके से यहां पर, जो कि यहां पर ये जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है, ये मिलकर यहां पर काम करती है। गांव वाले एरिया में जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लोगों के अकाउंट नहीं है, वहां पर कैसे सर्विस को प्रोवाइड कराना है, तो उसका यहां पर बेसिकली पार्ट रहता है, जिसके चलते ये सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी बातें हैं जिनका आइडिया मोटा मोटा सा आप लोग रख सकते हैं।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। काफी कुछ हम लोगों ने नया जाना, जो कि सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्विज ही देखा, ठीक है। और हाँ, एक छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोग नजर यहाँ पे डाल लीजिए। जो टोटल केस हैं आज के डेट में इन्फेक्टेड, ये यहाँ पर टोटल लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि 21 लाख के करीब केस यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें से 1,35,000 के करीब जो लोग हैं हमारे बीच में नहीं है, और 523 जो 5,23,000 जो केस हैं ये खुशकिस्मत है जो कि इस बीमारी से बचकर अब तक आ चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें इन्फेक्टेड जो केस सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये यूएसए में, जिसमें 28,000 के करीब डेथ भी हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर 3,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं, और 187 के करीब बीच में हमारे नहीं आज के डेट में लोग। 12,884 केस इंडिया के अंदर है, 428 डेथ हो चुकी है। बाकी ये अलग अलग राज्य के अंदर ये नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है। तो ये भी एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। इसी के साथ में हम लोगों ने क्विज देखा। नेक्स्ट एफआरबीएम एक्ट के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, सारी चीजें बताई, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। ये अलग अलग त्योहार के बारे में हम लोगों ने समझा, किस किस नाम से कहाँ कहाँ पर पुकारा जाता है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के बारे में जानने को मिला। देखो अपना दोस्त देश नाम का प्रोग्राम जानने को मिला। अटॉर्नी जनरल के बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। कौन सा आर्टिकल है यहां पर हमारे संविधान में जो कि बात करता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग किसी न किसी का पार्ट बनना है, अगर आप लोग यहां पर कंटिन्यू रहना चाहते हैं एज ए मिनिस्टर। यहां पर चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल यहां पर बोलता है संविधान के? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में 3.1 बताया गया है फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कब तक अचीव करना था यहां पर ये। नेक्स्ट यहां पर रोंगाली बिहू कहां पर ये सेलिब्रेट किया था इस नाम से। यहां पर बैसाखी का नाम आप लोगों ने यहां पर सुना है कई बार। तो यहां पर जो खालसा पंथ पार्टी, जो यहां पर खालसा पंथ, ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहां पर कब यहां पर ये फॉर्मेशन किया गया था, इसका बताना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रूरल फाइनेंशियल जो प्रोग्राम है, जिसको आप लोग RFIP के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में कौन मिलकर काम करता है? ये GIZ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी इसके साथ मिलकर, ठीक है, ताकि जो सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके रूरल एरिया में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि देश के बारे में बता रहा है। इसी के साथ में कौन सी पर्सनैलिटी थी फॉरनर अटॉर्नी जनरल जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो बताता है कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फेसबुक पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की जो स्टोरी मैंने शेयर की थी, वहां पर एक लड़की के बारे में मुझे काफी हार्ट टचिंग लगी वो, तो उसको जरूर सुनिएगा और सोचिएगा कि हमारी कंट्री में क्या ये सारी चीजें आप लोग कितने फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां से आप लोगों को अपने देश की वैल्यू समझ में आती है, और इसको आप लोग अपने लेक्चर जो होते हैं SLV फैमिली के, उनके साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझनी है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये कि मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग अपनी कंट्री में रह रहे हैं ना, तो अपनी कंट्री को आप लोगों को इतना प्यार देना है, क्योंकि जब आप लोगों को पता चलेगा किसी के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे कि ये चीजें कितनी मूल्यवान है, तो इसलिए हमेशा इन चीजों की इज्जत कीजिए और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए। और बाकी यहां से सारी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा बांटने से बढ़ती है, जितना आप लोग लोगों के साथ में बांटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी के साथ में आप लोग अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। और जो MCQ की वीडियो है आज की, वो आप लोगों की लगभग 9 बजे करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।